also traced to the emergence of various tribal groups. इसके अलावा प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान राजपूतों की उत्पत्ति भी प्रारंभिक मध्यकाल में विभिन्न जनजाति समूहों के उद्भव का पता लगाती है. They belong to different lineages such as Hunas, Chandelas and Chalukyas. वे विभिन्न वंशों से संबंधित थे जैसे कि हून, चंदेल और चालुक्य. Became powerful by the 11th and 12th century. They gradually replaced the older rulers, especially in agriculture areas, and came to be regarded as Rajputras or sons of queens. तो 11वीं और 12वीं शताब्दी पर हस्ताक्षर करने से इंडिया के लोग क्या हुए? शक्तिशाली हो गए. उन्होंने धीरे धीरे पुराने शासकों को प्रतिस्थापित किया, विशेष रूप से कृषि क्षेत्रों में, और राजपूतों या राजाओं के पुत्र के रूप में माना जाने लगा. अब हम बात करेंगे नोमैड्स और इटिनरेंट ग्रुप्स की. तो nomads are wandering pastoralists who roam from one pasture to another with their families and herd of cattle. Similarly, itinerant groups such as artisans, craftsmen, traditional storytellers and entertainers travel from place to place practicing their different occupations. तो खानाबदोश और यात्रा करने वाले समूह जो होते हैं वो घुमक्कड़ भटक रहे हैं जो अपने परिवार और मवेशियों के झुंड के साथ एक चारागाह से दूसरे में घूमते हैं. इसी तरह यात्रा करने वाले समूह, पारंपरिक कथाकार और मनोरंजन करने वाले लोग अपने अलग अलग व्यवसायों का अभ्यास करने के लिए जगह से जगह यात्रा करते रहते हैं. Both nomads and itinerant groups often visit the same place every year. These are known as mobile communities. खानाबदोश और यात्रा करने वाले दोनों समूह अक्सर हर साल एक ही जगह आते हैं. इन्हें मोबाइल समुदाय के रूप में भी जाना जाता है. बात करेंगे पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्राइब्स. डिस्पाइट दीज एपिसोड्स ऑफ एसिमिलेशन इन द अर्ली मिडिवल पीरियड, मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स and itinerant groups were able to secure and shield their position not only culturally but politically and economically as well. तो इस तरह से यात्रा करने वाले जो कारीगरों, शिल्पकारों जैसे जनजातियों का राजनीतिक महत्व प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में आत्मसात करने के लिए इन प्रकरणों के बावजूद अधिकांश जनजातियां और यात्रा करने वाले समूह न केवल सांस्कृतिक रूप से बल्कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से अपनी स्थिति को सुरक्षित और ढालने में सक्षम थे. This was largely because of their location in the frontier region and also because they controlled the key trade routes and forest resources. None of the medieval rulers
could afford to take them lightly because they had a powerful tribal militia. यह काफ़ी हद तक सीमावर्ती क्षेत्रों में उनके स्थान के कारण था और इसीलिए भी क्योंकि उन्होंने प्रमुख व्यापार मार्गों और वन संसाधनों को नियंत्रित किया। मध्यकालीन युगीन शासकों में से कोई भी उन्हें हल्के में लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था क्योंकि उनके पास एक शक्तिशाली आदिवासी मिलिशिया था। There were many tribes which emerged as politically powerful. The influence and area of activity of such tribes varied at different points of time. In Punjab, the Kokhar tribe was very influential during the 13th and 14th century. अब हम बात करेंगे, कई जनजातियां थीं जो राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बनकर उभरी। ऐसे जनजातियों की गतिविधि का प्रभाव और क्षेत्र अलग अलग समय पर अलग अलग होता है। पंजाब में 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान खोखर जनजाति के लोग बहुत ही प्रभावशाली थे। बाद में लेटर द Gakhar was made a mansabdar by Mughal Emperor Akbar in Multan and Sindh. The Langas, Aruns and Balochis were powerful tribes during the Mughal period. In the western Himalayas, the shepherd tribe of Gaddis lived. In the northeastern part of India, the Nagas and the Ahoms were very significant. बाद में गक्खड़ और अधिक महत्वपूर्ण हो गए और वह भी इस हद तक कि मुग़ल बादशाह अकबर द्वारा कमाल खान गक्खर को मनसबदार बनाया गया। मुग़ल काल में मुल्तान और सिंध में लंगास और अरघुन और बलूची शक्तिशाली जनजातियां थीं। पश्चिमी हिमालय में गद्दी जाति का चरवाहा रहता था। भारत के पूर्वोत्तर भाग में नागा और एहोम्स जो होते थे वे काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के बाकी बचे हुए पैराग्राफ्स को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज कराएंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।